डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर 10, जहां सबके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। और हम ये प्रयास करेंगे कि जो करंट की सीरीज होगी यहाँ से उन प्रश्नों के विस्तृत जो व्याख्या है उसे भी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी जो करंट की सीरीज है वो एक बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए और आपको वहाँ से परीक्षा में हूबहू प्रश्न आए। तो चलिए चलते हैं और आगे एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें उस प्रश्नों की तरफ, तो पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है। कह रहा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने % लड़कियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं। जी हाँ, आप लोग फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि इसमें कितने % लड़कियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं। 35%, 40%, 46%, 52%। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो होगा सी, 46%। क्या होगा? 46%। आइए इसकी विस्तृत उत्तर की तरफ चलते हैं। इसकी जो विस्तृत व्याख्या है यहाँ पर ये कह रहा है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 साल से कम लड़की जो उम्र के करीब 46% लड़कियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं। अच्छा, एनीमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? इसका जवाब कमेंट करके दीजिएगा। SRLA के जो डायग्नोस्टिक के निष्कर्ष पिछले 7 वर्षों में जनवरी 2015 और नवंबर 2021 के बीच कुल इतने 8,53,003 हीमोग्लोबिन परीक्षणों पर आधारित था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भारत, रूस, श्रीलंका, चीन। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा चीन, मतलब एशियाई गेम्स 2022 का आयोजन चीन में होगा। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन इस साल 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चीन के शिनजियांग प्रांत के हांगजो समेत 5 शहरों में होगा। इस बार के एशियन गेम्स में दर्शकों को रोमांच बढ़ाने के लिए क्रिकेट के T20 प्रारूप को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। इसका मतलब है कि 11 साल के बाद क्रिकेट की वापसी होगी। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि 11 साल के बाद क्रिकेट की वापसी होगी। अब हम और आगे देखते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा सभी लोग। वैसे इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम के लिए आप लोग दुर्गेश्वर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, और E-Learning विद दुर्गेश पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अब है भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन किस शहर में है? कोची, वाराणसी, गुड़गांव, दिसपुर। जी हाँ, ये डेली E-Learning विद दुर्गेश की यूट्यूब चैनल पर आप सभी को लाइव मिलती रहेगी। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। चलिए और आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन किस शहर में खुला? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुड़गांव। कहाँ होगा? इसका उत्तर क्या होगा? सी, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गुड़गांव सही आंसर है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का पहला सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम, दिल्ली, जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। पहले भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में था, जिसमें EBS के लिए 16 AC और 4 DC चार्जिंग पोर्ट थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का पहला सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर स्टेशन राजमार्ग पर खोला गया। यहाँ तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं। अगला है कि किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं? कर्नाटक, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो फटाफट कमेंट करके बताइए सभी लोग। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मतलब अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपके जवाब सही होंगे। कर्नाटक सरकार 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित कर रहा है या किया जा रहा है। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। जी हम यहाँ पर है कि कर्नाटक सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायण्णा के नाम पर एक सैन्य स्कूल स्थापित करने के लिए तैयार है। कर्नाटक राज्य सरकार पहले इस उद्देश्य के लिए 55 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है और स्कूल का निर्माण कार्य इस साल पूरा कर लिया जाएगा।
स्कूल को गोद लेने के लिए रक्षा मंत्रालय में बातचीत चल रही है। रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे एक सैन्य स्कूल में बदलने की संभावना है। हम चलते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, सभी लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। आपको प्रत्येक दिन करंट की सीरीज वहाँ पे PDF में मिल जाएगी और इसकी सभी वीडियो लेक्चर भी आपको आराम से मिल जाएंगे। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की? 12,000 करोड़, 32,000 करोड़, 42,000 करोड़, 72,000 करोड़। जी हाँ, सबसे पहला सवाल आपसे नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 72,000 करोड़ रुपए। यहाँ पर इसकी विस्तृत एक व्याख्या की तरफ कि नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की। इसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड परियोजना प्रस्तावक है। अब हम चलते हैं इसके एक अगले प्रश्न की तरफ। इसकी विस्तृत व्याख्या भी आपके काम आ जाएगी। आगे है आपके सामने कि DTH, जी हाँ DTH टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या रखा गया? एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि DTH का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डायरेक्ट टू होम इसका फुल फॉर्म होगा। और यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, टाटा प्ले, टाटा प्लस, तो टाटा स्काई का नाम बदलकर अब टाटा प्ले कर दिया गया। क्या कर दिया गया? टाटा प्ले कर दिया गया है। अब हम और आगे देखते हैं इसमें। इसके विस्तृत व्याख्या में हमने देखा कि DTH कंपनी टाटा स्काई का नया नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया गया। DTH कंपनी टाटा स्काई ने 18 साल बाद नाम बदल लिया है। 19 मिलियन से अधिक एक्टिवेट ग्राहकों का दावा करने वाली टाटा स्काई को लगता है उसका बिजनेस DTH सर्विस से आगे बढ़ गई है। अब उसमें फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड भी शामिल है जो 14 OTT सर्विस भी प्रदान करेगा। इसलिए उसने क्या किया? अपना नाम बदल लिया। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 7 है, चर्चा में रहे होरिजन 2 पर्टिया प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कंबोडिया, फिलीपींस, चीन, वियतनाम। तो बताइए फटाफट कमेंट करके आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, फिलीपींस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर B बताया है तो जवाब आपके सही है। हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ, इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया। आज भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस और फिलीपींस के बीच इस समझौते पर दस्तखत हुए हैं। यह सौदा लगभग $375 मिलियन का है। इस सौदे की जो परिकल्पना 2017 में की गई थी, लेकिन 2020 में फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय ने अपनी सेना होरिजन 2 पर्टिया प्रोजेक्ट में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। तो यह इसकी विस्तृत व्याख्या है। आप चाहें तो इसे भी समझते चले, पढ़ते चले। अगला है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिए? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर B बताया है तो जवाब सही है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनका कहना है इस बारे में उन्होंने बताया ही नहीं गया था, उन्हें सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमें बताया ही नहीं गया था। और वह 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आ सकता है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की बात है और एक मुख्यमंत्री पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में बताया नहीं गया था कि आपको पुरस्कार मिल रहा है। आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि PDF आपको मिल जाएगी क्लास के समाप्ति पर। एक सवाल है, प्रश्न नंबर 9, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान पंडित जसराज की जयंती के उपलक्ष्य में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप सबको दिख रहा होगा यहाँ, नरेंद्र मोदी। माने इस प्रश्न का सही जवाब है नरेंद्र मोदी। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ हम चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान पंडित जसराज की जयंती के उपलक्ष्य में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया।
इस फाउंडेशन के शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था, भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला, संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना। पंडित जसराज को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं, इसका आज आखिरी प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? वसीम, बोकानो, करो, एग्जाइटी। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर, चाहे इसे फेसबुक पेज पर, चाहे लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर, देखिए ये क्लास खत्म होगी तो इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एग्जाइटी, माने डी वालों के जवाब पूरी तरह से यहाँ पे सही है। और इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर चिंता को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। ठीक है, चिंता, एग्जिटी को 21% कला, चुनौती 19%, अलगाव 14%, कल्याण 13%, लचीलापन 12%। तो ये सिर्फ 5 शब्द थे। 2020 में कोरोना वायरस और यूपी द्वारा चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर था। तो यहाँ से जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जहाँ से परीक्षा में सवाल आ सकते थे, वो हमने आपको विस्तृत रूप से बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आप सभी को बेहतर लगी होगी। करंट अफेयर की सीरीज प्रतिदिन आपको सुबह ई-लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। सुबह के 6 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। हाँ, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।